हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स से वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। भारत ने ईरान से नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, ऑपरेशन का नाम क्या है? क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो 3D मैप के जरिए बताएंगे आपको पूरे स्थिति को। बिहार कैबिनेट ने किन शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है? किस लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है और तमाम अलग अलग भाषाओं में किन को मिला है, ये सब जानेंगे। साहित्य अकादमी जो बाल पुरस्कार है उसके लिए भी जानेंगे हम, किस किस को दिया गया है। अनाउंसमेंट हो गया है हिंदी में, इंग्लिश में, अलग अलग भाषाओं में। एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ था उसके बारे में डिटेल जानेंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देश का जो पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है उसका नाम क्या है, और ऐसे 16 क्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, जहाज बनाए जा रहे हैं, डिटेल जानेंगे। और भी बहुत कुछ है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा रेस्क्यू अभियान चलाया? ऑपरेशन का नाम क्या है? आंसर का ऑपरेशन सिंधु। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अलग अलग जो अभियान हुए हैं उसके बारे में। तो इंडिया लॉन्च है जो ऑपरेशन सिंधु। इवैक्यूएट मतलब पहले चरण में 110 स्टूडेंट्स को ईरान से लाया गया है भारत में, और फिर अलग अलग चरण चल रहे हैं। हज़ारों भारतीय वहाँ पर रहते हैं ईरान में, तो उन सबको वहाँ से लाया जा रहा है। और आपको पता है कि इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, और उसके बाद से ये ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, मैप के ज़रिए समझते हैं और चीज़ों को देखेंगे कि किस किस रूट से भारतीयों को लाया गया है। ओके, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। और अब कहाँ चलेंगे हम लोग? अब चलेंगे पश्चिम एशिया की ओर, जिसको मिडिल ईस्ट कहता है, अमेरिका और यूरोप, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये वाला जो हिस्सा है ना वो ईरान है, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो इजराइल है। ओके, और एक है यहाँ पर ये आर्मेनिया। ठीक है, तो भारतीयों को क्या किया गया है, यहाँ से अलग अलग राज्यों में ईरान के जो रह रहे थे उन सबको पहले आर्मेनिया भेजा गया, और आर्मेनिया से फिर भारत लाया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि पिछले जो संघर्ष हुआ है, इजराइल ने 13 जून को ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है अलग अलग जगहों पर जो चल रहे हैं, तो उस पर यहाँ से मिसाइल दागे थे। ओके, इस तरफ से होते हुए सीरिया, इराक होते हुए, और ये यहाँ पर मिसाइल गिरे थे परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जो ठिकाने थे। और ईरान के जो महत्वपूर्ण परमाणु वैज्ञानिक हैं और जो वहाँ की सेना के जो टॉप के लेवल के अधिकारी हैं उन सबको मार गिराया था। और इसके बाद फिर ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, यहाँ पर एक बार और थोड़ा ढंग से देखते हैं। ईरान के अलग अलग जगहों पर सेंटर है, राजधानी यहाँ पर है, इस लोकेशन पर है, तेहरान कहेंगे हम उसको। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो मिसाइल गिरे हैं, उसके बाद फिर ईरान जो है ना वो बिल्कुल आग बगुला हुआ, और उसके बाद इजराइल पर तेज धड़ाम मतलब धुआं धुआं कर दिया है इजराइल में। और इजराइल को जो तेल अवीव है, हाइफा पोर्ट है, ठीक है, तेल अवीव जो उसकी राजधानी कह सकते हैं हम, वैसे उसकी घोषित राजधानी यरूशलेम है, लेकिन सारी जो डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं और जो राजधानी की तरह जो चीज़ें चलती हैं वो यहाँ पर तेल अवीव में चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ तेल अवीव में धुआं धुआं कर दिया है, और ऐसे ऐसे मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने दागे हैं कि पूरी दुनिया हतप्रभ है, बिल्कुल चौंक गई है कि ये क्या हो रहा है। ईरान के पास इतनी भयानक मिसाइलें हैं जिसको रोक पाना इजराइल के लिए बिल्कुल ही संभव नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर जो मिसाइलें हैं वो गिर रही हैं तेल अवीव पर, और वहाँ के जो मिलिट्री सेंटर है, मिलिट्री के जो हॉस्पिटल्स हैं, इन सब को नेस्तनाबूद करने का काम ईरान कर रहा है। और बिल्कुल हर आदमी चकित है कि ईरान जो है ना इस कदर ये कर रहा है, तो ऐसे में इजराइल की ओर से भी जवाबी कार्रवाई यहाँ पर बहुत हो रही है। तो फिर क्या हुआ इस संघर्ष के बीच में? यहाँ जो अब इजराइल लगातार अपने विमान को यहाँ लाता है इराक के पास, और यहाँ से अपने विमानों से भी मिसाइल फायर कर रहा है, और ये अलग अलग जगहों पर मिसाइल गिर रहे हैं। तो ऐसे में अब ईरान जो है ना वो रहने लायक नहीं रह गया है।
और साथ में अभी पिछले दिनों हम लोग देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको, सेना को तैयार होने को कह दिया था। लेकिन अचानक से कल रात को ये खबर आई है वाइट हाउस की ओर से कि अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते वेट करेंगे हम, उसके बाद कुछ करेंगे। तो ये जो विवाद है, ईरान की जो पावर है उसको बहुत कम आंका जा रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि ईरान ने जो बमबारियाँ की हैं, मिसाइल छोड़े हैं, तो यहाँ इज़राइल की हालत ख़राब हो गई। वहाँ की जनता इज़राइल के नेतृत्व से पूछ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। वहाँ तेल अवीव से लोगों को इधर जाना पड़ रहा है, दूसरे देश में भागना पड़ा है, ठीक है। लेकिन वहाँ की सरकार चाह रही है कि लोग वहाँ रुकें और ये खबर बाहर ना आए कि इज़राइल की क्या हालत हुई है। ईरान तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन ईरान अगर इस वक्त ऐसी स्थिति में है, अगर ईरान बर्बाद होगा तो वो इस इलाके को बर्बाद कर सकता है, ये देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत सरकार को ये चिंता हुई कि भारतीय जो नागरिक, स्टूडेंट, जो कामगार ईरान में हैं, तो वो उनको वापस लाया जाए, क्योंकि वो भी व्याकुल थे कि वो वहाँ से बाहर आएँ, ठीक है। तो कैसे लौटे हैं, तो देखिए ईरान के कई सारे क्षेत्रों में हम देखेंगे, वहाँ अलग अलग, इस जगह पर कुछ, इस जगह पर कुछ, तेहरान में अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट जो है ना वो वहाँ रहते हैं और फिर उनको वहाँ से निकालने का काम जो है ना वो ऐसे हुआ। यहाँ से निकले इस तरफ, फिर तेहरान पहुँचे, तेहरान से यहाँ तबरीज़, यहाँ आगे बढ़ के एक जो है वो क्षेत्र है, इसके बाद इस बॉर्डर से होते हुए यहाँ से, और फिर आगे हम देखेंगे कि अर्मेनिया गए, यहाँ से बॉर्डर होते हुए अर्मेनिया, ये सब क्या हुआ है, सड़क रास्ते से ही गए हैं ये सब। और यहाँ पर ये एयरपोर्ट है, और फिर यहाँ से, इस क्षेत्र से, अर्मेनिया से हम देखेंगे कि देखिए लाने को तो इधर से भी ला सकते थे आपको, अगर हम देखें कि पाकिस्तान इधर से वाया रूट इस तरफ से, लेकिन ये पाकिस्तान से हमारी जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर इस तरफ वायु मार्ग से, यानी इस रूट से होते हुए तब इधर लाया गया है। यहाँ से अभी रूट ये सेफ बचा हुआ है यहाँ से इधर लाने का। इधर से कहने का मतलब था कि वायु मार्ग से जहाँ से रूट बचा हुआ है उस मार्ग से ये लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कदम भारत सरकार के द्वारा उठाया गया, और इस तरीके से जो पहले चरण में आए हैं लोग उन सबको आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अर्मेनिया को इसलिए भी चुना गया क्योंकि अर्मेनिया जो है वो राजनीतिक रूप से वहाँ स्थिर है और भारत का दोस्ताना संबंध है, तो इसलिए जो है ना वो वहाँ से लाया गया। वहाँ के येरेवन एयरपोर्ट है इस जगह पर अर्मेनिया में, वहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो कि आपने जाना। और अब जब ऑपरेशन सिंधु की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ ऑपरेशन की भी चर्चा कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी तो ऑपरेशन सिंधु चल रहा है 2025 में, ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान ईरान से अर्मेनिया सड़क मार्ग, फिर हवाई मार्ग से भारत लाया गया है या लाया जा रहा है। और इजराइल में भी बहुत बुरे हालात हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर मजदूरों की भर्ती की गई थी, भारत से ले जाया गया था वहाँ पर, और वहाँ लोग रहते भी हैं, तो उन सब को अब भारत सरकार ने कहा है कि हम लोग लेकर आएंगे, आपको चिंता ना करें, उनको रेस्क्यू करने का काम भी चल रहा है। इससे पहले 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती भी चला था। हैती जो एक देश है, तो वहाँ से क्रिमिनल गैंग की हिंसा हो गई थी, ये अफ्रीकी देश है हैती, तो वहाँ से लोगों को निकाला गया था, भारतीयों को। 2023 में ऑपरेशन अजय हुआ था, उसमें क्या हुआ था, ये हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था। उस दौरान जो गजा क्षेत्र है, इसके अलावा इजराइल के ऐसे क्षेत्र या फिलिस्तीन के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ख़तरा है, तो वहाँ से भारतीयों को निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था। उसके पहले अगर हम देखेंगे कि ऑपरेशन कावेरी था, जो सूडान में जो गृह युद्ध हुआ, सिविल वार हुआ, उस दौरान भारतीयों को निकाला गया था। उससे पहले ऑपरेशन गंगा था 2022 में, यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया और जो युद्ध हुआ, तो यूक्रेन से लोगों को निकाला गया था, लाया गया था। 2015 में भी एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन राहत कहेंगे उसको, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो पूरी तरह से समझ गए होंगे आप, एग्जामिनेशन में कुछ छोड़िएगा नहीं जो मैंने बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न होगा, बिहार राज्य कैबिनेट ने
हवाई अड्डे विकसित करने का फैसला किया है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी में मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा, तीन सभी शहरों में ये बताया गया है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि बिहार ने ये डिसाइड किया है कि 6 नए एयरपोर्ट होंगे। तो कैबिनेट की मीटिंग हुई है 17 जून को और ये तय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप ये देख रहे हैं फोटोग्राफ में, ठीक है। अब हम लोग इसको मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं उन तमाम शहरों को। प्यारा भारत और उसमें ये प्यारा बिहार है, और बिहार में ही जो हम देखेंगे कि किन किन शहरों में ये है। तो आप देखिए, एक तो मधुबनी है, यहाँ पर हम देखेंगे आगे। हाँ, मधुबनी हो गया, फिर वीरपुर हो गया, यहाँ पर मुंगेर है, वहाँ पर हो गया। इसके अलावा वाल्मीकि नगर इस तरफ पश्चिम चंपारण के ज़िले में देखेंगे। ओके, फिर मुजफ्फरपुर ज़िला हो गया, इम्पॉर्टेंट है। सहरसा ज़िला हो गया। तो ये 6 जो शहर हैं वहाँ पर बनाए जाएंगे नए एयरपोर्ट। ओके, इनमें वीरपुर जो है वो सुपौल ज़िले में आता है और वाल्मीकि नगर जो है वो पश्चिम चंपारण ज़िले में आता है। तो ये तमाम जो शहर हैं वो आप देख लीजिएगा, मैप के ज़रिए भी मैंने आपको बताया। तो कैबिनेट डिपार्टमेंट है बिहार का, तो उसी के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, तो उन्होंने ही इसके बारे में ऐलान किया है। तो इसमें होगा क्या कि उड़ान योजना के तहत यहाँ छोटे हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे, और इसके लिए दिल्ली में जो स्थित है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके अलावा जो बिहार सरकार है उसके बीच में MOU जो है ना वो उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो MOU होने से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने से हवाई अड्डे का निर्माण और उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सब के निर्माण में मदद मिलेगी। फिर तत्काल हवाई अड्डे के लिए मतलब राज्य सरकार ने 25-25 करोड़ रुपए जो है ना देने का फैसला भी किया है। तो इन 6 हवाई अड्डों के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। ओके, अच्छा आपको बताऊं कि कैबिनेट ने इससे पहले भागलपुर और राजगीर में भी हवाई अड्डे का प्रस्ताव दिया था और वो मंजूर किया हुआ है। ओके, कहाँ कहाँ पर इससे पहले? तो भागलपुर और राजगीर में भी। ओके, एक और बात बताऊं कि मुजफ्फरपुर में पहले से एक एयरपोर्ट है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, और वो जो है वो पहले से ही एयरपोर्ट और अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में है, उसी के स्वामित्व में है। तो अब यहाँ पर क्या नया बनाया जाएगा या उसी का विस्तार किया जाएगा, ये कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन सरकार की ओर से जो कहा गया है मुख्य तौर पे वो कहा गया है कि हम नया एयरपोर्ट बनाएंगे, छोटे एयरपोर्ट बनाएंगे। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुजफ्फरपुर में ये अवेलेबल है पहले से। ओके, तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा जो 5 और है ना उसके लिए ये कहा गया है कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाए जाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये जो पिछला बजट हुआ था, मैंने आपको बजट भी बताया था, बिहार बजट 2025-26, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो उसमें मैंने बताया था कि बजट में कि 15 एयरपोर्ट का वादा किया गया है सरकार के द्वारा कि 15 एयरपोर्ट जो है ना वो विकसित किए जाएंगे, हवाई संपर्क बढ़ाया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीत लिया है? आंसर होगा पार्वती तिर्की। क्या नाम है? पार्वती तिर्की। और किस पुस्तक के लिए उनको मिला है? एक तो न्यूज़ आप देख लीजिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अनाउंस हुआ है 23 राइटर्स के, और बाल पुरस्कार 24 ऑथर्स को दिए जाने की ये घोषणा कर दी गई है साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण द हिंदू का न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो ये जो पार्वती तिर्की हैं वो एक तो फोटोग्राफ आप देख लीजिए, और उनको किस पुस्तक के लिए अवार्ड दिया गया है? तो कविता संग्रह है फिर उगना। ठीक है, क्या है? फिर उगना, ये है कविता संग्रह। इनके बारे में बताऊं तो ये झारखंड के गुमला ज़िले के जो कुडुख आदिवासी समुदाय ना उससे ताल्लुक़ रखती हैं। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1994 को, और अभी रांची के राम लखन सिंह यादव जो कॉलेज है रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो वहाँ पर हिंदी विभाग में ये सहायक प्राध्यापक के रूप में वो काम कर रही हैं। तो फिर उगना जो है ना इनकी पहली काव्य कृति है पार्वती तिर्की की। ठीक है, और ये प्रकाशित हुई थी 2023 में राधा कृष्ण प्रकाशन से। और इसमें जो कविताएं हैं वो सरल, सच्ची, संवेदनशील
भाषा शब्दों में लिखा गया है। इन कविताओं में धरती, पेड़, चिड़िया, चांद, सितारे, जंगल, इन सब की मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवंत जो है वो मौजूद है वहाँ पर। ओके, तो ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है जो दिया गया है साहित्य अकादमी के द्वारा। ये युवाओं को दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। नए जो उभरते हुए युवा हैं, साहित्यकार हैं, उनको दिया जाता है और इसमें 50,000 रुपये और एक ताम्र पत्र वो दिया जाता है। साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है माधव कौशिक। ठीक है, तो आप देखेंगे साहित्य आमतौर पर कई तरीके से अकादमी लिखा जाता है। इसमें ये जो वहाँ ऑफिशियल ये लिखते हैं अकादेमी लिखते हैं। कई बार आपको अकादमी भी लिखा मिलेगा, ये अकादेमी लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बताऊं कि समर सेल चल रहा है, ऑफर चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर। तो तमाम जो एग्जामिनेशंस हैं उन सब की तैयारी कर सकते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी जो 71 बीपीएससी है, यूपी पीसीएस है, इन सब की तैयारी के लिए जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके प्राइसेस आधे से भी कम कर दिए गए हैं। समर सेल चल रहा है बस कुछ ही दिनों के लिए। तो शार्प लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करके आप गूगल प्ले से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ISPSS मेंबरशिप है और इसके अलावा एक और मेंबरशिप है बेसिक मेंबरशिप। तो इन सब के ज़रिए पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं करंट फोर्स के और अगले 1 साल तक आपको मिलता है। और इसमें क्या मिलता है? वीडियो, PDF, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ भी आपके एग्जामिनेशन के मिल जाते हैं। तो शानदार तैयारी कर सकते हैं। करंट फोर्स बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और जो हम लोग PDF देते हैं ना, उसमें हम लोग वीडियो का लिंक भी देते हैं। जैसे कि जो हमने ईरान और इज़राइल के बारे में जो मैप के ज़रिए बताया, तो ये आप पढ़ते समय कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमने वहाँ पर वीडियो का लिंक भी लगा दिए हैं हर क्वेश्चन के साथ साथ। इस तरह से आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी किसी चीज़ को डिटेल में बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं तो। ओके, PDF जो है वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली है, वीडियो भी है। ये सब आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। तो बेसिक मेंबरशिप प्लान SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब लेवल का है और ISPSS वाला जो है UPSC और स्टेट PCSC एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा SSC CGL का जो बैच है ना, VOD बैच लॉन्च कर दिया गया है क्योंकि नोटिफिकेशन आया और एग्जामिनेशन बस सामने ही है कुछ वक्त के बाद ही। ऐसे में पढ़ना बहुत है तो हम लोगों ने क्या किया, VOD लॉन्च कर दिया है। 600 घंटे से ज़्यादा के क्लासेस अवेलेबल हैं, रखे हुए हैं, पूरी टीम है हमारी, वो सब ने तैयार करके आपके लिए स्पेशली रख दिया है। तो शार्प लर्निंग ऐप पर मात्र अभी 199 फ़ी है क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। 71 BPSC के लिए बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच 4 है, तो तैयारी कर सकते हैं। प्राइसेस बहुत नीचे हैं अभी। UP SSSC PET का है, इसके अलावा रेलवे ग्रुप D का चल रहा है, बिहार पुलिस का हो गया, राजस्थान पुलिस का हो गया, इसके अलावा कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी, जैसे UPSI हो गया, UP कांस्टेबल है, इन सब की तैयारी के लिए बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी बहुत ही मामूली प्राइस में। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ऐप का, शार्प लर्निंग ऐप का। ओके, क्वेश्चन होगा अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किस लेखक को मिला है? अंग्रेजी भाषा के लिए यहाँ पर सवाल हो रहा है। आंसर का अद्वैत कोट्टारी, अद्वैत कोट्टारी ये हैं और ये रहा फोटोग्राफ और ये बुक है। किस बुक के लिए मिला है इनको? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा, ये उपन्यास है, इसके लिए इनको मिला है ये अवार्ड, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 का अंग्रेजी भाषा के लिए। ओके, तो ये लंदन में रहते हैं, वैसे लेखक हैं, अभिनेता हैं, इंजीनियर भी हैं और ख़ासतौर पर कार और इंजीनियरिंग के प्रति उनका जुनून है। और फिर भी उन्होंने वो इंजन डिजाइनर थे कार के, फिर नौकरी छोड़ी उन्होंने और फिर फिल्म में आ गए, फिर लिखने लगे और उन्होंने पहला जो उपन्यास लिखा सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा, ये वाला और इसको ये अवार्ड मिल गया है। चलें आगे बढ़ते हैं और पूरी सूची देखते हैं कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के विजेता कौन कौन हैं। तो एक एक करके हम तमाम जो विजेता हैं उन सब के बारे में बताएंगे। अंग्रेजी मैंने बताया आपको, अद्वैत कोट्टारी, और किस बुक के लिए उनको मिला है? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्धा, ये उपन्यास है।
हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को मिला, फिर उगना कविता संग्रह के लिए। संस्कृत भाषा में धीरेज कुमार पांडे को मिला है परिभाषिक शब्द स्वरसम में, तो इसके लिए ये आलोचना है, उस पुस्तक के लिए मिला है इनको। मैथिली में नेहा झा मणि को मिला है बनारस आ हम, ये कविता संग्रह है उसके लिए। असमिया में सुप्रकाश भुयान को मिला है कुची या नामा लघु जो कथाएं हैं उसके लिए। बांग्ला में सुदेशना मोइत्रा को मिला है, कविता संग्रह है एक रूखा चिरूनी तलाशी, ये कविता संग्रह है उसके लिए। आगे बोडो जो लैंग्वेज है उसमें अमर सुंगुरु बोरो, तो इनको मिला है आंग असुर कविता संग्रह के लिए। गुजराती में मयूर खावडू उनको मिला है नरसिंह टेकरी निबंध संग्रह के लिए। फिर कन्नड़ में आर दिलीप कुमार को मिला है, कश्मीरी में साइका सहर को मिला है, कोंकणी में ग्लिनिस डायस को मिला है, मलयालम में अखिल पी धर्म राजन को मिला है। ठीक है, इसके अलावा भी हैं कई सारे, जैसे आप देखिए मणिपुर में ए.के. जीतन को मिला है, मराठी में हम देखेंगे प्रदीप कोकड़े को मिला है, नेपाली में सुभाष ठकुरी को मिला है, उड़िया में सुब्रत कुमार सेनापति को मिला है कदम्बन लघु कथा के लिए। पंजाबी में मनदीप औलख को मिला है गर्ल्स हॉस्टल कविता संग्रह के लिए। राजस्थानी में पूनम चंद गोदारा को मिला है, संथाली लैंग्वेज के लिए फागू बास्के को मिला है। ठीक है, अगला है सिंधी लैंग्वेज बंथन बचानी को मिला है, तमिल के लिए लक्ष्मीहर को मिला है लघु कथाओं के लिए, तेलुगु भाषा के लिए प्रसाद सूरी को मिला है उपन्यास के लिए, उर्दू जो है उसमें नेहा रुबाब को मिला है। ठीक है, मजहरुल हक तहरीक आज़ादी हिंद का फरामोश कर दिया गया कायदे, ये उपन्यास है तो इसके लिए दिया गया है। तो ये तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, पूरे लिस्ट मैंने आपको बताई। बस एक भाषा है डोगरी, उसमें किसी को अवार्ड नहीं दिया गया है, ओके, नहीं दिए जाने का फैसला किया गया इस बार। तो ये आप इन सबको ना हिंदी इंग्लिश संस्कृत इसको तो याद रखिएगा, और बाकी जो भाषा है ना वो आप संबंधित जिस राज्य में रहते हैं, जैसे बिहार के हैं तो आपके मैथिली हो गया, फिर राजस्थान के तो राजस्थानी हो गया, तो ये सब क्षेत्रीय एग्जामिनेशंस के लिए याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का विजेता किस लेखक को चुना है? अब सवाल थोड़ा बदला है, क्या है, बाल साहित्य पुरस्कार हो रहा है, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे युवा साहित्य पुरस्कार की। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? सुशील शुक्ल। ठीक है, सुशील शुक्ल। और किस पुस्तक के लिए मिला है? 1/12 ये लघु कथा है और उसके लिए मिला है, तो इनको 50,000 रुपये और ताम्रपत्र दिए जाएंगे। ये सुशील शुक्ल जो है ना वो मूलतः मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले हैं और बाल साहित्य में करीब 2.5 दशकों से ये काम कर रहे हैं। कई सारे जो बाल पत्रिकाएं हैं, प्लूटो जैसे साइकिल, इन सब के संपादक हैं। इसके अलावा चकमक जो बाल पत्रिका है तो उसके संपादक रहे हैं वो, और कई सारी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे चुना है? आंसर का नितिन कुशलपा MP। क्या है? नितिन कुशलपा MP। तो ये रहा फोटोग्राफ इनका। किस पुस्तक के लिए इनको मिला है? तो है दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फेबुलस रिटोल्ड। तो ये कहानी संग्रह है और इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। इस बुक में दक्षिण भारत की 15 लोक कथाओं को फिर से बताया गया है और ये 2023 में प्रकाशित हुई थी। ये बुक पेंगुइन रैंडम हाउस के पफिन इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नितिन जो है वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और पिछले 1 दशक में उन्होंने कई कंपनियों के लिए काम किया है और बाल साहित्य में उनकी निजी रुचि है, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है। दक्षिण भारत की जो लोक कथाओं हैं उसको एक साथ रख के नए शब्दों में, ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट बात। चले आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देख लेते हैं कि बाल
साहित्य पुरस्कार 2025 है उनके विजेता कौन कौन हैं अलग अलग भाषाओं में। तो ये देख लीजिए, अंग्रेजी का मैंने बताया आपको, नितिन कुशलपा MP, ठीक है। किस बुक के लिए? तो दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड, इसके लिए कहानी संग्रह है। हिंदी के लिए सुशील शाक्य को मिला है 1/12 जो लघु कथा संग्रह है उसके लिए। संस्कृत में किसको मिला है? तो प्रीति पुजारा को मिला है, 2 नंबर ये हो गया, ठीक है। 3 नंबर प्रीति पुजारा को मिला है ये संस्कृत में। मैथिली में मुन्नी कामत को मिला है, ओके। असमिया में सुरेंद्र मोहन दास को मिला है। बांग्ला में त्रिदिब कुमार को मिला है। बोडो में विनय कुमार ब्रह्मा को मिला है। डोगरी में PL परिहार को मिला है। गुजराती में कीर्तिदा ब्रह्म भट्ट को मिला है। कन्नड़ में के शिव लिंगप्पा हंडी हल, तो उनको मिला है कन्नड़ में। कश्मीर में इजहार मुबाशिर को मिला है। कोंकणी में नैना अडारकर को मिला है, कोंकणी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मलयालम में, ठीक है, श्रीजीत मुथेदाथ इनको मिला है। मणिपुरी में शांतो एम उनको मिला है। मराठी में सुरेश सावंत को मिला है। नेपाली में संगुमू लेप्चा को मिला है। ओडिया में राजकिशोर पहरी को मिला है। पंजाबी में पाली खादिम को मिला है। राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को मिला है। संथाली भाषा में हरलाल मुर्मू को मिला है। सिंधी भाषा में हिना अग्नि हीर को मिला है। तमिल भाषा में विष्णुपुरम सरनन, तो इनको मिला है। तेलुगु में गंगी सेट्टी शिव कुमार, उनको मिला है। और फिर उर्दू में हम देखेंगे गज़न फर इकबाल को मिला है कौमी सितारे निबंध संग्रह के लिए, ठीक है। तो ये तो बाल साहित्य पुरस्कार आपने देख लिया पूरा का पूरा। तो इससे भी जो अलग अलग जो संबंधित भाषा क्षेत्र से आप रहने वाले हैं तो वो याद रखिएगा इसको। हिंदी इंग्लिश संस्कृत का तो याद ही रखिएगा। उसके अलावा भी अलग अलग राज्यों के संबंधित राज्यों में जहाँ रहते हैं आप उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा इसका। वैसे प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 19 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पठन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं प्रसिद्ध शिक्षक PN पणिक्कर, पूरा नाम था पुथुवैल नारायण पणिक्कर, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए दिवस मनाया जाता है। और इनका निधन हो गया था 19 जून 1995 को ही। तो 1996 में पहली बार उनकी पुण्यतिथि पर केरल रीडिंग डे मनाया गया था। फिर 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस यानी नेशनल रीडिंग डे के रूप में घोषित कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस शहर में एयर इंडिया का AI-171 जो कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था, तो विमान 12 जून 2025 को क्रैश हो गया जिसमें 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तो यात्री की मौत हुई, साथ में जहां पर गिरा वहां जो लोग रह रहे थे उनकी मौत हुई। इस तरह से आंकड़ा जो है 290 के पार चला गया है। आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। आप सबको पता होगा कि ये दुर्घटना हुई थी 12 जून को और इस विमान में ये इस तरीके से घटना हुई, ये आगे बढ़ा और वो ऊपर उड़ा और फिर नीचे गिर गया जो हवाई पट्टी है उसके कुछ दूर आगे बढ़ते ही। और उसका ये वीडियो बनाया गया था एक युवा लड़के ने, बस अपने उत्साह में ये वीडियो बनाया कि एक विमान जा रहा है, लेकिन वो विमान इस तरीके से नष्ट हो गया था। तो ये जो घटना हुई थी, ये विमान जो है ना अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और इसमें टोटल जो यात्री थे 242 यानी 242 यात्री थे, चालक दल ये सब सहित, ठीक है। और उनमें से 241 यानी 241 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति बस जीवित बच गया, रमेश कुमार, जो कि सीट नंबर 11A के पास था। और इनका ये कहना है कि पता नहीं कैसे आ गए वो बाहर, बस जब एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हुआ, उस दौरान इनका जो गेट है वो टूट गया था। फिर ये सीट समेत नीचे गिर गए थे और फिर बाहर निकले। इन्होंने कहा है कि मतलब एक अजूबा ही है कि हम बच गए हैं। और इनका भाई था साथ में, उसका निधन हो गया, मौत हो गई उसमें, ठीक है। तो ये स्थिति घटना हुई है।
पायलट ने मेडे कॉल दिया था जब ये घटना हो रही थी, उससे ठीक पहले, चंद सेकंड पहले। और इसके पायलट बहुत ही मतलब योग्य थे, और साथ में बताया जाता है कि उनको बहुत अनुभव था, बहुत लंबे समय तक का। ठीक है, तो उड़ान के बाद ही उन्होंने मेडे कॉल दे दिया था। मेडे का मतलब होता है कि मेरी मदद करो, हेल्प मी। मेडे 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 3 बार बोलना एक आपातकालीन संकेत होता है। ठीक है, तो ये एक हादसा हुआ है। कैसे हुआ इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल अभी है नहीं। ब्लैक बॉक्स जो है उसको रिकवर कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। अब ये भी बताया जा रहा है कि शायद वो अमेरिका भेजा जा रहा है, क्योंकि भारत में जो लैब था ना वो काम नहीं कर रहा है। तो ब्लैक बॉक्स को, एक्चुअल में ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका कलर नारंगी कलर होता है, ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। तो उससे डेटा जो डिकोड करने के लिए बताया जा रहा है, जो कई खबरें हम पढ़ रहे थे कि अमेरिका भेजा जाएगा। तो ये है, अब उसी में पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये विमान जो है ना वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। उन अटकलों में कई सारी चीज़ें ये भी कही जा रही हैं कि विमान का इंजन फेल हो गया था, लेकिन फिर जो टाटा समूह के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, विमान का जो इंजन है वो तो अभी कुछ वक्त पहले एक इंजन तो नया था और एक इंजन की 2023 में ओवरऑलिंग भी की गई थी। तो एक्चुअल में हुआ क्या था आखिर? क्या विमान का इंजन एक्चुअल में फेल हुआ था, या फिर गर्मी की वजह से जो ईंधन है वो इंजन में पूरी तरह से नहीं जा पाया? मतलब वो उड़ ही नहीं पा रहा था, उड़ा और कुछ 100 फीट ऊपर और फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगा और ये हाल हो गया। खैर, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आएगी जब इसकी जांच अभी होगी। इसकी जांच के लिए पूरी टीम गठित कर दी गई है, लेकिन जांच बहुत लंबा होता है, करीब करीब 1 साल लग जाते हैं इस रिपोर्ट को आने में। तो फिलहाल जो जिन लोगों की डेथ हुई थी वो पूरी तरह से जल गए थे, तो उनको डीएनए टेस्टिंग के ज़रिए उनको सौंपा गया है उसकी बॉडी को, जिन लोगों के निधन हुए। अच्छा, ये जो है ना, क्रैश कहाँ पर हुआ था? तो वो हॉस्टल था डॉक्टर्स का, और वहाँ उस वक्त बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे मेस में। और बताया जाता है कि जिस तरह से वो उन्होंने चम्मच हाथ में लिया था तो वैसे ही जल गए, क्योंकि इस तरीके से जो ये पूरी आग लगी उसको संभलने का भी मौका नहीं मिल पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का निधन हो गया 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में? आंसर का गुजरात के। ठीक है, आपको पता होगा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और वो जो है वो कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे? 2016 से 2021 तक वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, विजय रूपाणी। अभी कौन है चीफ मिनिस्टर? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। संघर्ष के दौरान यानी युद्ध के दौरान यौन हिंसा जो महिलाओं के साथ होती है वो ना हो, इसके लिए। अगला क्वेश्चन, हाँ, देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, उसका नाम बताएं जिसे जून 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? आंसर क्या होगा? आईएनएस अर्नला। ठीक है, क्या है? आईएनएस अर्नला। अब ये देखिए कि टोटल 16 ऐसे क्राफ्ट हैं, जहाज हैं जिनको शामिल किया जा रहा है। तो ये उनमें पहला है आईएनएस अर्नला। ये पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। देखिए, जो युद्धक जहाज होते हैं ना, उसकी कई सारी कैटेगरी होती है। तो ये क्राफ्ट जो होगा थोड़ा छोटा होगा, उससे बड़ा अलग अलग होता है, डिस्ट्रॉयर होता है। ठीक है, उससे बड़ा अलग अलग जहाज होते हैं। तो ये है अर्नला, जो कि पनडुब्बी रोधी है, और अगर पनडुब्बी है नीचे तो मार गिराएगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो 18 जून को, अच्छा ये जो वीडियो है ना जो आप देख रहे हैं, ये इंडियन नेवी ने ये जारी किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारत का ये पहला पनडुब्बी रोधी जो क्राफ्ट है वो है। ओके, पनडुब्बी रोधी बड़े जहाज तो हैं अवेलेबल, लेकिन ये क्राफ्ट की बात अगर हम कहें तो वो ये है पहला। और इसको 18 जून को विशाखापट्टनम में नौसेना जो डॉकयार्ड है उसमें इंडियन नेवी में इसको शामिल किया गया, और इसके चीफ गेस्ट जो थे वो
CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान वहाँ पर थे। ठीक है, ये अर्नला जो नाम रखा गया ना, वो महाराष्ट्र के वसई के जो एक ऐतिहासिक किला है अर्नला, उसी के नाम पर ये रखा गया। तो INS अर्नला जैसे टोटल 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट जो है इंडियन नेवी के पास होंगे, तो इनमें से पहला ही है INS अर्नला। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। और ये क्या करेगा ना कि हिंद महासागर के उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाएगा और डिटेक्ट करेगा। जैसे जो बाकी जो जहाज हैं जैसे डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, वो क्या है, वो गहरे पानी में चलता है। अब उथले पानी है जैसे 30 मीटर है, उससे कम जो गहराई है 30 मीटर है, उससे कम में तो बड़े जहाज नहीं आ सकते हैं, तो वो अपनी निगरानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए चूँकि गहराई कम है तो फंस सकते हैं, तो उसमें ये क्राफ्ट जो है ना वो काम आएगा। और ये छोटे पनडुब्बी या छोटे UUV कहेंगे हम, जो मानव रहित जो पानी में चलने वाले जो व्हीकल हैं, उन सब का पता लगा लेगा और फिर युद्ध के समय में उन सबको मार गिराएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अच्छा, किसने बनाया है इसको? तो मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर कोलकाता, और इसके अलावा L&T शिप बिल्डर्स, दोनों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PP के तहत इसका निर्माण किया है। ठीक है, इसके क्रू की क्षमता 57 है, स्पीड 25 नॉट्स तक है, लगभग 46 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए, और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लेना आप, ताकि नोटिफिकेशन वक्त पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कब? 19 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है इसे जोर से कहें, साझा करें, जश्न मनाएं, वकालत करें। ये है इस बार की थीम महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए, और अभी ऑफर चल रहा है तमाम कोर्सेज में, ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर, देखिएगा ज़रूर। और आप लोगों ने कई सारे कमेंट किए थे कि जो मंथली है तो वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है इस संडे को मंथली करंट अफेयर्स जो पिछले हैं अप्रैल और मई के, वो सब भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सुबह सुबह मिलेंगे डेली के डेली। बाय।